वाले सेक्शंस को। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में है, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के बारे में है, और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल पे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इनका इलेक्शंस जो है इनडायरेक्ट रूप से होता है। तो जो इनके निर्वाचक मंडल हैं, जो इनके इलेक्टोरल कॉलेज हैं, उसमें कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, यानी इनके इलेक्शंस में कौन कौन वोट देते हैं, उनको हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, पार्लियामेंट होती है। तो पार्लियामेंट से जो लोकसभा और राज्यसभा, इसके सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड ओनली इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। फिर स्टेट का बात करें तो स्टेट में भी हमारे पास दो ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। यहाँ पे दोस्त ध्यान देने का जरूरत है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। इसका मुख्य कारण है कि हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती है। यहाँ पर भी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो है सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं। फिर हम बात करते हैं यूटी से। यूटी से दो है हमारे, दिल्ली और पांडिचेरी। इनके इलेक्टेड मेंबर ही क्या करते हैं, ओनली इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं। यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो इलेक्टोरल कॉलेज है उस इलेक्टोरल कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ ओनली इलेक्टेड मेंबर ही जो होते हैं उसके पार्टिसिपेंट होते हैं, यानी उन्हीं के पास वोटिंग राइट्स होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट के कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में जो प्रेसिडेंट के जो गवर्नर होते हैं, प्रेसिडेंट के जो एजेंट हैं गवर्नर, वो कुछ जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में उनको राइट था आपका नॉमिनेट करने का। चूंकि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं यहाँ पे पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में उनके डायरेक्ट रूप से, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करते हैं, और वही अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं इनजस्टिस होगा। और इसी को ध्यान में रख करके जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं ने जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं ने नॉमिनेटेड मेंबर्स को प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज का पार्टिसिपेंट नहीं बनाया। इसलिए हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, संसद के दोनों में से किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभा में नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए भी अहम है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। अब आते हैं फ्रेंड्स हम लोग सेकेंड ऑप्शन में। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या कहता है, निर्वाच्य विधानसभा की सीटें जितनी अधिक होगी उस राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान भी उतना ही अधिक होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला दिया गया है, इस फॉर्मूला को आप कंसीडर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि जो है एमएलए के एक एमएलए के जो वोट का वैल्यू है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है इलेक्टेड मेंबर्स का। यानी इलेक्टेड मेंबर्स अगर जितना ज्यादा होंगे उतना ही एक एमएलए के वोट का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पे विचार करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन ये कहता है निर्वाच्य विधानसभा सीटें जितनी अधिक होगी उस राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान भी उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ पे उतना अधिक नहीं होगा बल्कि उतना ही क्या होगा, कम होगा। क्योंकि ये हमारा कॉन्सेप्ट और ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को जनरली यूज किया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है, विपरीत संबंध है, इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब आते हैं जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन को भी कंसीडर कीजिए। मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान केरल के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक होता है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास एक दिया हुआ है डाटा कि जो मध्य प्रदेश और केरल, तो यहाँ पे केरला है और यहाँ पे क्या है आपका, केरला है और यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश है। केरला का वोट का वैल्यू कितना 152 है और मध्य प्रदेश के वोट का वैल्यू कितना है 131। मध्य प्रदेश का कितना है आपका 131 और जबकि केरला का क्या है आपका 152। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान केरल के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक होता है, ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन जो हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट ऑप्शन भी हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको ध्यान दीजिए। पुद्दुचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुडुचेरी में कुल जनसंख्या का निर्वाचित सीटों की कुल संख्या से
अनुपात अधिक है। अब इसके डाटा को भी यहाँ पे कंसीडर कीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश को देखिए और पुडुचेरी को देखिए। यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा पुडुचेरी है और यहाँ पे सीटें हैं आपका कितना, पुडुचेरी का अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या है 16 है। और अगर हम अरुणाचल प्रदेश को देखते हैं यहाँ पे तो ये हमारा क्या है 8। अरुणाचल प्रदेश इसका पुडुचेरी का क्या है 16 है, जबकि अरुणाचल प्रदेश की सीट की संख्या कितना है 8। यहाँ फ्रेंड्स हम देखते हैं कि पुडुचेरी के जो प्रत्येक एमएलए के वोट का मान कितना है आपका 16 है और अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए का वोट का मान क्या है मात्र 8 है। और ऐसा ये तभी संभव होगा जब इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या जो होगी वो कम होगी, इसलिए एमएलए का वोट का मान क्या होगा अधिक होगा, जैसा कि ये फॉर्मूला भी कह रहा है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा, ये 4 क्या होगा सही होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जाता है, तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा प्रतिपादित किए गए सभी कृत्य अविधिमान्य होंगे। ये स्टेटमेंट हमारा क्या रॉन्ग है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ये कहा जाता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अगर इलेक्शंस हो जाता है और इनके इलेक्शंस को सुप्रीम कोर्ट जो है क्या करती है इलीगल डिक्लेयर करती है, तो इस टेन्योर में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जितने भी लॉफुल वर्क करेंगे, याद दीजिएगा कानून सम्मत लॉफुल काम करेंगे, लॉफुल वर्क यानी लॉफुल काम करेंगे, वो सारे काम क्या होंगे वैलिड होंगे। अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट उसके इलेक्शंस को क्या डिक्लेयर कर रही है इलीगल डिक्लेयर कर रही है। लेकिन अगर अनलॉफुल वर्क है, उन्होंने अगर अनलॉफुल वर्क किया है तो ये देखा जाएगा कि सच में उन्होंने अनलॉफुल वर्क किया है, तो ये वर्क क्या हो जाएंगे इनवैलिड हो जाएंगे, इसलिए उनके सभी कृत्य अविधिमान्य हो जाएंगे। स्टेटमेंट क्या है आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जाता है यानी कैंसिल किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई है और उनके निर्वाचन अभी होने शेष है। यहाँ पे आप फ्रेंड्स ये देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्टोरल अभी जस्ट बताया कि आर्टिकल 54 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्टोरल कॉलेज है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्टोरल कॉलेज है यानी निर्वाचन मंडल है, उसमें ओनली इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब है कि विधानसभा अगर विघटित हो गई तो इलेक्टेड मेंबर तो आ ही नहीं सकते, और जब तक इलेक्टेड मेंबर नहीं आएंगे तो वोटिंग का पार्टिसिपेंट हो ही नहीं सकते। इसलिए अगर विधानसभा विघटित हो गई है तो उससे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस पे किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए स्टेट नंबर 2 आपका क्या रॉन्ग है। अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर 3। कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अनुमति देनी होती है। फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है रॉन्ग है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल जो है हमारा 111 ये कहता है कि दोनों हाउस से बिल पास होने के बाद जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास वीटो पावर का राइट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 111 के तहत कंसेंट देते हैं, अपनी अनुमति देते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको वीटो राइट्स भी है। और वीटो राइट्स जैसे हम जानते हैं एक वीटो है पॉकेट वीटो, इससे आप समझ पाएंगे ज्यादा। पॉकेट वीटो के तहत 1984 में ज्ञानी जेल सिंह, प्रेसिडेंट जो हमारे ज्ञानी जेल सिंह थे, उन्होंने पोस्टल ऑर्डर बिल को क्या किया था पॉकेट में रख लिया था, और जिसको हम जेपी वीटो भी कहते हैं पोस्टल ऑर्डर बिल को, और प्रेजेंट समय में अभी तक ये हमारा पॉकेट वीटो में ही है। इससे यह पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं भी ये रेक्टिफाई नहीं किया गया, कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि राष्ट्रपति को एक निश्चित समय के सीमा के अंदर ही अपनी अनुमति देनी होती है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, लेकिन ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। लेकिन हम देखते हैं कि जनरली ये नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें होती है, तो अधिकांश केसेस में प्रेसिडेंट अपनी अनुमति दे देते हैं। एक्चुअल में टाइम टेन्योर का कोई लिमिटेशंस कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर नहीं किया गया। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। यहाँ पे वर्ड देखिए सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, यानी आपको बेस्ट ऑप्शंस देना है। ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का किसी भी कंट्री का,
फर्स्ट ऑप्शन है ये आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी लॉ हैं, चूंकि मैं लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट एलएलबी कर रहे हैं उसको 30 पेपर पास करके आने पड़ते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जितने भी लॉ हैं जब वो बनते हैं तो डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ध्यान में रखा जाता है। अगर हम अपने ही देश का एग्जाम्पल लें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ध्यान रखा जाता है। कहीं यह लॉ जो है आपका आर्टिकल 13 यहाँ पे लॉ करता है कि कोई ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनेगा जो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहती है। तो यहाँ पे विधियों के निर्माण का उद्देश्य का निर्धारण नहीं करता है, बल्कि उसकी वैलिडिटी यानी उसकी लीगलिटी को ध्यान में कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, डिटरमाइन करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास क्रिमिनल लॉ है, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, फैमिली लॉ है, टॉर्ट्स है, इस तरह कंपनी लॉ है, बहुत सारे आपके 30 लॉ है। इसका ऑब्जेक्टिव जो है ये पर्टिकुलर आपके लॉ के जो सेक्शंस है, सब्जेक्ट है, वो डिटरमाइन करता है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं होगा। सेकेंड है यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है। डेफिनेटली ये ऑप्शंस भी आपके नहीं होंगे, क्योंकि राजनीतिक पदों का निर्धारण जो है, जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां वो डिटरमाइन करती है कि उनके यहाँ पे कौन से पोस्ट होंगे और वो सरकार अपने किस आइडियोलॉजी के अनुसार चलाएंगे। हालांकि जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक गाइडलाइन देती है कि आप कैसे आपको काम करना चाहिए। अब आते हैं यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करती है। यह ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जैसा कि हम भारत का ही संविधान को लेकर के देखें कि जो हमारा शक्ति का पृथक्करण सेपरेशन ऑफ पावर है, जिसमें हम देखते हैं कि पावर को लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइड किया गया है। और यह कहा गया है कि इस तरह से डिवाइड किया गया है कि ताकि यह एक दूसरे के एरिया में इंटरफेयर ना करे, यानी आप यहाँ पे सीमाबद्ध भी कर रहा है और शक्ति को क्या किया जा रहा है, परिभाषित किया जाता है। उसी तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा डिवीजन ऑफ पावर है, डिवीजन ऑफ पावर में सेंटर और स्टेट के बीच के रिलेशनशिप को क्या किया जाता है, बताया जाता है, और सेंटर और स्टेट किस तरह से काम करें ये हमें यहाँ पे बेहतर तरीके से दिखता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो दो बेसिक स्ट्रक्चर है, सेपरेशन ऑफ पावर और डिवीजन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण और शक्ति का विभाजन, ये जो है शक्तियों को, सरकार की शक्तियों को क्या करती है, परिभाषित करती है और उसका सीमाबद्ध करती है। इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समता और सामाजिक सुरक्षा को प्रतिभूत करता है। डेफिनेटली सामाजिक न्याय, सामाजिक समता और सामाजिक सुरक्षा की बात तो करता है, लेकिन उसकी गारंटी देना जो है, प्रतिभूत करना, ये जो है संविधान में क्लियर कट जो है उसकी बात की गई, गारंटी की बात नहीं है। इसीलिए यहाँ पे क्या करता है, जैसे आप देखते हैं डीपीएस है, डीपीएस आपका इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे प्रतिभूत करता है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है आपका संविधान दिवस के बारे में। फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं कि जो पहला स्टेटमेंट है, भारत के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है, क्योंकि आपका 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस के रूप में मनाने की क्या किया गया था, घोषणा किया था, और उस दिन से संविधान दिवस, उस वर्ष से आपका संविधान दिवस मनाया जा रहा है कंटिन्यूअस। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाई थी। देखिए यहाँ पे इसमें जो सबसे जो डिफॉल्ट आया है इस स्टेटमेंट है, ये पहला ही है 26 नवंबर 1949। एक्चुअल में 26 नवंबर 1949 को नहीं, बल्कि 29 अगस्त 1947 को भारत की संविधान सभा ने एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई जिसके अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर। तो एक प्रारूप समिति बनाया गया था, प्रारूप समिति बनाने की बात की थी जिसमें 7 मेंबर थे, और इसके अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर ने किया था। इसलिए यहाँ पे ही आपका क्या हो गया, डिफॉल्ट आ गया, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 जो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट आपका जो है, भारत ने अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। इसका कारण क्या है कि जो हमारी 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को
अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जो है क्षेत्र के रूप में क्या कर सकती है, घोषित कर सकती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एब्सोल्यूट राइट है अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना। फिर सेकंड हम देखते हैं, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला होती है और सबसे छोटी इकाई गांव के समूह होती है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हर जगह पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है वो यही होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, उसके बाद जो हमारा ब्लॉक होता है, फिर हमारा क्या होता है, विलेज होता है। तो ये यही आपका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या होता है, आपका जनरली जो शेड्यूल्ड एरिया है उसमें भी देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है इन्होंने यूज किया है, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दें। ये स्टेटमेंट आपका क्या है, रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट आपका क्या है, रॉन्ग है। इसका कारण क्या है कि जो अनुसूचित क्षेत्र है उसके संबंध में गवर्नर के पास अधिकार है, और गवर्नर जो है किसको रिपोर्ट करेंगे, एनुअली किसके पास रिपोर्ट भेजेंगे, वार्षिक प्रतिवेदन भेजेंगे किसको, राष्ट्रपति के पास, ना कि मुख्यमंत्री जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजेंगे। ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गया, इस कारण से ये रॉन्ग हो गया। अब आते हैं जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट नंबर 1 है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णय में यह विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) में के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होगी। ये स्टेटमेंट आपके सही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल आपका 64, 16 का सब आर्टिकल 4 और आर्टिकल 335। आर्टिकल 335 में प्रशासनिक दक्षता को बनाए रखने की बात की गई है, और प्रशासनिक दक्षता को बनाए रखने के लिए जो है आर्टिकल 16(4) में जो आरक्षण दी गई है SC/ST को, इसको ध्यान में रख करके ही आरक्षण का प्रावधान यानी आरक्षण का लिमिटेशंस को क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णय के माध्यम से ऐसी बात की गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका, भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता को परिभाषित करता है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि प्रशासनिक दक्षता को डिफाइन नहीं करता है, बल्कि प्रशासनिक दक्षता कैसे मेंटेन किया जा सकता है इसकी बात आपको 335 में दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि समय समय पर SC/ST के सदस्यों को उनसे राय मशवरा ली जाएगी